चलिए आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं अब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सेलों का दो समूहन होता है, एक श्रेणी क्रम समूहन और एक समांतर क्रम समूहन। श्रेणी क्रम समूहन तो हम लोगों ने कल देखा था, सीरीज कॉम्बिनेशन को हमने कल देखा था कि ई इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, E1 प्लस E2 प्लस E3 होता है प्लस E4 होता है। जहाँ तक लिखते जाइए, अगर कोई सेल में करंट उल्टा बह रहा है, सेल में उल्टा करंट बहने का मतलब क्या, प्लस से करंट को इंटर करना, माइनस से करंट को बाहर निकलना कहलाता है सेल में उल्टा करंट बहना। तो अगर किसी सेल में उल्टा करंट बह रहा तो उसका जो ईएमएफ क्या होगा, माइनस में होगा। बस इतना ध्यान रखना है। आज देखते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, देखो ये एक सेल है, ये एक सेल है। इस सेल का ईएमएफ E1 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब आंतरिक प्रतिरोध R1 है। एक दूसरा सेल है, क्या है? एक मिनट बेटा, क्या तो भैया ही न चबिया जी हमारा। तो एक सेल हमने बनाया, इसका ईएमएफ E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। एक दूसरा सेल हमने बनाया, इसका ईएमएफ मतलब इसका विद्युत वाहक बल E2 है, आंतरिक प्रतिरोध R2 है। ये दूसरा सेल है, सेकेंड सेल है। अब ये जो सेल है दे रहा है, ये जो सेल है दे रहा है करंट I1। ये जो सेल है दे रहा है करंट I1 करंट दे रहा, और ये जो सेल है दे रहा है I2 करंट। ये सेल दे रहा है I2 करंट, ये सेल दे रहा है I2 करंट। ठीक है। अब I1 प्लस I2, I1 और प्लस I2 मिलकर के क्या बन गया, I करंट बन गया। और यहाँ पर हमने टर्मिनल मान लिया A। इधर इसका उल्टा होगा, इधर से क्या आ रहा होगा, I करंट आ रहा होगा, जो इस पॉइंट पर बट गया I1 प्लस I2 में। मतलब क्या हुआ कि पीछे से, अच्छा यहाँ पर टर्मिनल क्या हो गया B, टर्मिनल क्या हो गया B। मतलब क्या हुआ, पीछे से I करंट आ रहा था, इस पॉइंट पर दो पार्ट में बट गया I1 और I2। I1 करंट किससे मिल रहा है, सेल 1 से, पहला बैटरी से हमको I1। सेल को बैटरी नहीं कहते, एक अकेला सिंगल रहे तो उसको सेल कहते हैं, अब बहुत सारा मिला जाए तो बैटरी कहते हैं। यहाँ पर अकेला है तो अकेले को सेल कहते हैं। तो इस पहला सेल से I1 करंट मिल रहा, दूसरा सेल से I2 करंट मिल रहा, आगे आके दोनों मिल गए और फिर से I करंट बन गया। पीछे से I करंट आ रहा था, आगे भी I करंट हो गया। तो इस प्रकार का जो समूहन होता है, इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होता है, इसको कहते हैं क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप इसमें कितना भी जोड़ दो फर्क नहीं पड़ता है, 2 जोड़ दो, 3 जोड़ दो, 4 जोड़ दो, फर्क नहीं पड़ता है। बस ध्यान रखना है करंट सीधा जा रहा है कि उल्टा जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि देखो इसमें बड़ा लकीर को क्या कहते हैं, प्लस। सेल में जो बड़ा लकीर होता है वो क्या होता है, प्लस। छोटा लकीर क्या होता है, माइनस। बड़ा लकीर क्या होता है, प्लस, और छोटा लकीर क्या होता है, माइनस। ठीक है। सबका माइनस मिल करके यहाँ पर हो गया माइनस, और सबका प्लस मिल करके यहाँ पर हो गया प्लस। लेकिन अगर किसी सेल में अगर उल्टा करंट जाएगा तो उसके लिए वैल्यू माइनस में लिखा जाता है, बाद में हम बताएंगे। खैर यहाँ पर ये हो गया क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। क्या हो गया ये, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, क्योंकि सबका प्लस एक स्थान पर और सबका माइनस एक स्थान पर मिल गया, तो क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ऐसे में जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मतलब कि समानांतर क्रम समूहन में फॉर्मूला होता है E इक्विवेलेंट बटा
आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, E1 बटा R1 प्लस E2 बटा R2। अगर और रहता तो उसके लिए क्या लिखते, प्लस E3 बटा R3 प्लस E4 बटा R4। और ध्यान रखने की बात है कि यदि किसी सेल में उल्टा करंट मिलेगा तो क्या लिखेंगे, माइनस E5 बटा R5, E5 बटा R5। उल्टा रहने पर जो वैल्यू प्लस लिखते हैं माइनस में लिखते हैं, उसको हम आगे फिर से अलग दिखाएंगे। ये पहले मैंने एनसीईआरटी वाला लिखा हुआ है, कि E इक्विवेलेंट बटा R इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, E इक्विवेलेंट माने E समतुल्य बटा R समतुल्य बराबर क्या होता है, E1 बटा R1 प्लस E2 बटा R2। एनसीईआरटी यही पढ़ने के लिए दिया है, ठीक है, ये तक पढ़ने के लिए दिया है ये। और जो इंटरनल रेसिस्टेंस है, जो आंतरिक प्रतिरोध है, वह भी क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, समानांतर क्रम में है। ये जो आंतरिक प्रतिरोध है वह भी क्या है, समानांतर क्रम में है। तो उसके लिए क्या फार्मूला बन जाएगा, उसके लिए फार्मूला ये बन जाएगा, 1 बटा R इक्विवेलेंट बराबर क्या कहेंगे, 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 कहेंगे, ये कहेंगे। केवल आंतरिक प्रतिरोध का समतुल्य निकालना रहेगा तो क्या कहेंगे, 1 बटा R इक्विवेलेंट बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 कहेंगे। इसी को सोल्व करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दो प्रतिरोधों का समतुल्य क्या होता है, दो ही प्रतिरोध तो है, तो इसका समतुल्य क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट बराबर स्मॉल r इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, R1 R2 अब बटा R1 प्लस R2 हो जाएगा। दो प्रतिरोध का समतुल्य इतना ही होता है, मैंने पहले भी सिखाया है पार्श्व क्रम में इसको सोल्व करो ना, यही आंसर आ जाएगा। सोल्व करो, लघुत्तम ले लो, जो मतलब कि क्या करो आप, फ्रैक्शन का जोड़ कर दो, इसको उल्टा कर दो, यही तो आंसर आ जाएगा। कौन सी बड़ी बात है, 10 क्लास में पढ़ना है ये सब, 10वां क्लास के बच्चे करते हैं यार। तो R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 बटा R1 प्लस R2 होता है। तो ये पढ़ना है एनसीईआरटी में। बात रहा कि ये कहाँ से आया, आज तक तो एग्जाम में साबित करने के लिए नहीं कहा है। अच्छा, अगर इसको तुम आगे बढ़ाओगे तो क्या कहोगे, इसको भी लिख देते हैं, इसको भी हम आगे बढ़ा देते हैं। अगर आप इसको आगे बढ़ा दोगे तो क्या कहोगे, E इक्विवेलेंट बटा R इक्विवेलेंट। ऐसा करें ना कि इसको हम अलग से लिख देते हैं, E इक्विवेलेंट बटा R इक्विवेलेंट बराबर जोड़ दो, क्या हो जाएगा, E1 R2 अब प्लस E2 R1 अब बटा R1 R2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करें कि यहाँ पर जो है इसको हम अलग से एक आंसर निकाल देते हैं, क्योंकि पूछा हुआ है इसको सोल्व करके, ठीक है बेटा। तो इसको हम जो है सोल्व कर देते हैं, है ना। ये हुआ मेन फार्मूला, E इक्विवेलेंट बटा R इक्विवेलेंट, मतलब कि विद्युत वाहक बल का समतुल्य बटा प्रतिरोध का, आंतरिक प्रतिरोध का समतुल्य, विद्युत वाहक बल का समतुल्य बटा आंतरिक प्रतिरोध का समतुल्य बराबर E1 बटा R1 प्लस E2 बटा R2। E इक्विवेलेंट बटा R इक्विवेलेंट बराबर E1 बटा R1 प्लस E2 बटा R2। इसको सोल्व करके कितना आता है, ये पूछा हुआ है बोर्ड में, देखो ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, निकालते हैं हम लोग। E इक्विवेलेंट अब बटा R इक्विवेलेंट बराबर, इसको क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे ना जी, क्या हो जाएगा, R1 R2 लघुत्तम ले लिया, एलसीएम ले लिया, फिर R1 से देखो तो R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, R2 बचेगा, तो क्या लिखाएगा, E1 R2 अब प्लस E2 R1, यही लिखाएगा, यही तो लिखाएगा। अब पूछा कि E समतुल्य बराबर कितना होता है, तो बटा में जो R इक्विवेलेंट है, R समतुल्य जो है बटा से गुना में चल जाएगा। तो E इक्विवेलेंट बराबर क्या निकलेगा, E1 R2
प्लस E2R1 बटा R1R2, अब बटा से जाएगा गुना में, तो इसको गुना में कर दो इधर R इक्विवेलेंट। अब R इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, R इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, तो R इक्विवेलेंट बराबर R1R2 बटा R1 प्लस R2 होता है। इसको जोड़ोगे उल्टा करोगे तो यही तो आएगा। तब देखो तो क्या मिला अपने को, E इक्विवेलेंट बराबर E1R2 प्लस E2R1 बटा R1R2 मिला। इसको तोड़ दो तो क्या हो जाएगा, R1R2 बटा R1 प्लस R2 हो जाएगा। इससे ही कैंसिल हो गया, तो क्या मिला अपने को, E इक्विवेलेंट बराबर E1R2 प्लस E2R1 बटा R1 प्लस R2, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। दो सेलों को जब पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे, दो सेलों को जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे तो उसका समतुल्य ये हो जाएगा। अगर कोई सेल उल्टा होता, मान लो कि E2 जो है, E2 में क्या होता कि प्लस धारा इंटर करता, माइनस धारा बाहर निकलता, उल्टा होता तो E2R1 माइनस में लिखा जाता। लेकिन प्लस से करंट निकल रहा है, माइनस से करंट जा रहा है, तो सही डायरेक्शन में करंट जा रहा, इसलिए क्या रहेगा, ये प्लस रहेगा। मान लो यहां पर उल्टा रहता, E1 से करंट अंदर जाता और प्लस से करंट अंदर जाता, माइनस से करंट बाहर निकलता, तो E1R2 क्या लिखा जाता, माइनस में लिखा जाता। बस ये बात है, करंट सेल में करंट उल्टा है तो उसका वैल्यू माइनस में लिखे, सेल में करंट सीधा है तो उसका वैल्यू प्लस में लिखिए। बस इतने से बात ध्यान रखना है आपको। तो ये बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, पहले आप यहां तक स्क्रीनशॉट मार लो, फिर ये वैल्यू कहां से आता है, ये कहां से आता है उसको हम प्रूफ कर देते हैं 2 लाइन में। 2 लाइन में तो प्रूफ नहीं होगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। देख लेना, किसी साल इसको प्रूफ करने के लिए आएगा एग्जाम में। आज तक तो एग्जाम में प्रूफ करने के लिए नहीं आया है, लेकिन हम कर देते हैं, पक्का से आएगा प्रूफ करने के लिए। ऐसे फिगर दे देगा, कहा कि प्रूफ करिए कि इतना बराबर इतना होता है। स्क्रीनशॉट इसका मार लीजिए, मैं भी मिटाने वाला हूं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो यही होता है। स्क्रीनशॉट मार लिए। अब हम देखिए काम करते हैं, मिटाते हैं, ठीक है। सॉरी बेटा, रुक कर मिटाते हैं, जल्दी हो जाएगा काम। देखिए हम यहाँ पर n सेल ले लिए, 2 सेल क्या, हम n सेल लेकर के भी प्रूफ कर सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में E इक्विवेलेंट बटा R इक्विवेलेंट बराबर E1 बटा E2 प्लस E1 बटा R1 प्लस E2 बटा R2 प्लस E3 बटा R3। और अगर कोई सेल में उल्टा धारा बढ़ रहा तो माइनस E4 बटा R4 लिख सकते हैं। देखो तो इसके लिए क्या लिखेंगे, करंट निगेटिव में इंटर कर रहा है, पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है, तो क्या लिखेंगे, E1 बटा R1। करंट निगेटिव से इंटर कर रहा है, पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है, तो क्या लिखेंगे, E2 बटा R2। करंट पॉजिटिव से इंटर कर रहा, निगेटिव से निकल रहा, तो इसमें तो उल्टा हो गया, क्योंकि सेल में करंट कैसे जाना चाहिए, निगेटिव से इंटर करना चाहिए, पॉजिटिव से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा, पॉजिटिव से ही इंटर कर रहा, निगेटिव से बाहर निकल रहा, उल्टा हो गया। तो क्या लिखेंगे, इसका माइनस E3 बटा R3 ऐसे लिखेंगे। फिर इसमें देखो कि सीधा में है, माइनस से करंट इंटर कर रहा है, प्लस से निकल रहा है, ऐसे तो होता ही है, सही तो क्या लिखेंगे, प्लस EN बटा RN लिखेंगे। और इन सब के बदले क्या लिखेंगे, E इक्विवेलेंट बटा R इक्विवेलेंट लिखेंगे। ये होगा इसके लिए, ये होगा इसके लिए। तो अगर कुछ कभी मान लो कि
सेल का नंबर नहीं दिया, तुमसे कह दिया कि साबित करके दिखाओ कि E इक्विवेलेंट बटा R इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है n सेलों के लिए। तो अब आपको तो उम्मीद है कि एग्जाम में 2 ही सेल के लिए देगा, क्योंकि एनसीईआरटी में 2 ही सेल के लिए पढ़ना है। लेकिन अगर हम n सेल पर साबित कर देते हैं, n नंबर के सेल पर साबित कर देते हैं, तो आप 2 पर भी साबित कर सकते हैं। चलिए हम करते हैं इस काम को। इस काम को हम लोग करते हैं अभी। देखिए, ये बाहर से कितना करंट आ रहा है, I करंट, और इधर कितना करंट जा रहा, I करंट यहां से जा रहा। तो यही I करंट क्या हुआ, 1 2 3 4 करंट में बट गया, और फिर यही चारों करंट मिलकर के क्या हुआ, I करंट बन गया। तो यहां पर लिख सकते हैं ना जी, क्या लिख सकते हैं, I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 अब प्लस कहाँ तक, IN तक। I4 नहीं है, यहाँ पर N है तो यहाँ पर N करते हैं, IN N तक प्लस IN हो गया। ये अपना एक इक्वेशन बन गया, ये अपना एक समीकरण बन गया। उसके बाद देखो, ये मान लो कि 4 सेल ना होता, यहां पर इसके बाद क्या करेंगे कि पहले मानेंगे, मान लो कि 4 सेल ना होता, बल्कि इन चारों सेल के बदले एक ही सेल होता, इन चारों सेल के बदले एक ही सेल होता, एक अकेला सेल होता, एक अकेला सेल, चारों सेल के बदले एक अकेला सेल होता, और वह अकेला सेल उतना ही काम करता जितना ये सब मिलके कार्य कर रहा। वो अकेला सेल उतना ही वर्क करेगा जितना वर्क सब मिलके कर रहा। तो इन सब के ईएमएफ के इक्विवेलेंट इसका ईएमएफ होगा, माने इसका ईएमएफ क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट कहलाएगा, समतुल्य कहलाएगा। और इन सब के इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये टोटल सेल मिलके जितना वर्क कर रहा उतना वर्क अगर अकेले करेगा तो इन सब ईएमएफ के बदले इसका हो जाएगा ईएमएफ, और इंटरनल रेजिस्टेंस सबके बदले हो जाएगा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। और तब यह अकेला सेल कितना करंट देगा, सब मिल करके कितना करंट दे रहा, I करंट, तो यहां भी देगा I करंट, यहां भी जाएगा I करंट। उसके बाद जो टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर है, वही टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस यहां भी रहेगा। ए रहेगा पॉजिटिव में और यहां रहेगा बी निगेटिव में, है ना। सब मिलके जितना करंट दे रहा है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है, उतना यह अकेले दे रहा है। तो एक इक्विवेलेंट ई समतुल्य इन सबके बराबर होगा, और आर इक्विवेलेंट मतलब आर समतुल्य इन सब के बराबर होगा। ठीक है, तो ये बन गया क्या, यहां बैटरी का प्लस और ये बन गया बैटरी का माइनस, सेल का माइनस। अब ऐसा होने पर हम क्या लिखेंगे, देखिए तो ऐसा होने पर क्या लिखेंगे, याद करिए हमने एक टॉपिक पढ़ाया है, इससे एक वीडियो पहले ईएमएफ ऑफ सेल हमने पढ़ाया था, सेलों का विद्युत वाहक बल, ईएमएफ ऑफ सेल, सेलों का विद्युत वाहक बल में मैंने क्या लिखना सिखाया था, क्या लिखना सिखाया था कि ई इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस VAB, टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस VAB, अब प्लस में क्या हो जाएगा I इंटू स्मॉल आर इक्विवेलेंट प्लस I इंटू स्मॉल आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको मानिए, इसको भी कुछ मत मानिए, ये हो गया। ऐसे लिख सकते हैं किसी भी सेल के लिए, किसी भी सेल के लिए ई बराबर क्या लिखेंगे, क्यों ऐसा कहते थे, कहते ना कि सेल का जो ईएमएफ है, सेल का जो विद्युत वाहक बल है, पोटेंशियल डिफरेंस में बट जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस में जब सेल से करंट पास करता है, जब सेल से
करंट पास करने लगता है, सेल से करंट का फ्लो होने लगता है, जब सेल से विद्युत धारा बहने लगता है तो सेल का जो ईएमएफ है, सेल का जो विद्युत वाहक बल है, दो तरह के विभवांतर में बढ़ जाता है। टर्मिनल पर हो जाता है बाहरी विभवांतर, टर्मिनल पर हो जाता है एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस, और अंदर में हो जाता है इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो अंदर का इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू स्मॉल r इक्विवेलेंट, और टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस VAB, इन दोनों को जोड़ करके सेल के ईएमएफ के बराबर होता है। ऐसा हमने पढ़ाया था। अब यहां से I का वैल्यू निकाल लो। क्या करो, यहां से I करंट का वैल्यू निकाल लो। कैसे निकलेगा? प्लस वाला माइनस में और गुना वाला बटा में, प्लस वाला माइनस में, ठीक है, प्लस वाला माइनस में। क्या लिखेंगे? E इक्विवेलेंट माइनस VAB, और गुना वाला बटा में क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? I। ठीक है, चलिए I तो अपने को मिल गया, I का वैल्यू मिल गया। अब आ जाओ इसके बाद देखो, ठीक है, इसके बाद देखो इस सेल में देखो, स्पेशली सेल इस सेल में, सेल 1 में, इस सेल 1 में देखो, सेल 1 में देखो तो जैसे हमने इसके लिए लिखा, इस सेल के लिए लिखा, इस सेल के लिए लिखा क्या? E इक्विवेलेंट माइनस VAB बटा R इक्विवेलेंट बराबर I लिखा। वैसे ही इसके लिए भी तो लिख सकते हैं, है ना। I बराबर क्या होगा? E इक्विवेलेंट माइनस VAB बटा R इक्विवेलेंट, प्लस वाला माइनस में, गुना वाला बटा में। अब यहां भी तो हम लिख सकते हैं उस तरह से, यहां भी तो लिख सकते हैं। देखिए सेल का टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? वही AB के बराबर है। वैसे भी आप 10 क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस सभी में सेम होता है। मैंने भी पढ़ाया है आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में, प्रतिरोधों के समूहन में, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। हिंदी में कहें तो समानांतर क्रम में टर्मिनल का विभवांतर एक समान होता है। समानांतर क्रम में टर्मिनल का विभवांतर एक समान होता है। तो इस सेल के टर्मिनल का विभवांतर किसके बराबर है? तो VAB के बराबर है। ऐसा क्यों? क्योंकि बीच रास्ते में तो कहीं कोई प्रतिरोध है नहीं, बीच रास्ते में कोई रेसिस्टेंस नहीं है। अब रेसिस्टेंस नहीं रहेगा तो एनर्जी का तो लॉस इधर होगा नहीं। तो जो एनर्जी माइनस वाला यहाँ पर, वही एनर्जी माइनस वाला यहाँ पर, जो एनर्जी प्लस वाला यहाँ पर, वही एनर्जी यहाँ पर। तो इस सेल के टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? VAB हो जाएगा। करंट कितना जा रहा है? I1, EMF कितना है? E1, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? R1। तो सेल 1 के लिए इस प्रकार से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फॉर सेल 1, फॉर सेल 1 मतलब क्या? सेल 1 के लिए, सेल 1 के लिए क्या लिखेंगे? देखिए तो यहां पर तो I1 करंट जा रहा है, तो क्या लिखेंगे? I1 बराबर E1 माइनस VAB अब बटा R1 लिखेंगे सेल 1 के लिए। उसी प्रकार से दूसरा के लिए, तीसरा के लिए, चौथा के लिए लिखेंगे। सिमिलरली मतलब क्या? उसी प्रकार अगर हम दूसरा सेल के लिए लिखें तो इसका टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है? इधर A है और इधर B है। तो क्या लिखेंगे? I2 बराबर E2 माइनस VAB बटा R2, ये लिखेंगे। दूसरा सेल के लिए हो गया। एग्जाम में अगर मान लो 2 ही सेल देगा तो आपको यहाँ पर 2 ही समीकरण लिखना पड़ेगा। यहाँ आपको I2 तक ही रहेगा, ये सब नहीं रहेगा। चलिए तीसरा के लिए क्या लिखेंगे? गौर करिए, तीसरा में करंट उल्टा जा रहा है।
तीसरा में करंट क्या हो रहा है, उल्टा जा रहा है, तो तीसरा में क्या लिखेंगे भाई, I3 बराबर I3 बराबर, चमक रहा है बेटा, देख लेंगे फिर हम, I3 बराबर क्या लिखेंगे, गौर करो तीसरा में करंट उल्टा जा रहा है तो माइनस लिखेंगे E3, माइनस E3 माइनस VAB, अब बटा R इक्विवेलेंट लिखेंगे, एंड अंतिम में क्या लिखेंगे, IN बराबर माइनस IN बराबर, इसमें देखो करंट सही दिशा में जा रहा है, करंट जो है सही डायरेक्शन में जा रहा, नेगेटिव से इंटर कर रहा, पॉजिटिव से निकल रहा, तो EN माइनस VAB बटा R इक्विवेलेंट लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। अब हमारा I1 I2 I3 I4 I1 I2 I3 IN निकल गया है और I भी निकल गया है ना, सबका मान पुट करते हैं, सबका मान क्या कर देते हैं, पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। तो आप क्या लिखते हैं, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1, I2, I3, या फिर एंड IN, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1, I2, I3 एंड IN, कहाँ जी, इन इक्वेशन 1। मतलब क्या, अगर आप हिंदी में लिखोगे तो क्या लिखोगे, I1, I2, I3, IN का मान समीकरण 1 में रखने पर, I1, I2, I3, IN का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये लिखोगे हिंदी में आप। तो भरो, I के बदले क्या भरेंगे, जगह तो बचा नहीं लेकिन प्रयास करेंगे, I के बदले क्या भरेंगे, E इक्विवेलेंट माइनस VAB बटा R इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट माइनस VAB बटा R इक्विवेलेंट, ये होगा I के बदले, बराबर I1 के बदले क्या होगा, E1 माइनस VAB, E1 माइनस VAB अब बटा R1 होगा। I2 के बदले क्या लिखेंगे, E2 माइनस VAB बटा R2 होगा। E3 वाला उल्टा है, I3 वाला तो उल्टा करंट जा रहा था, क्या लिखाएगा, दोनों में से माइनस कॉमन करके यहां पर लिख सकते हो आप, ठीक है, या फिर प्लस में लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, प्लस क्या लिखेंगे यहां, माइनस E3 माइनस VAB बटा, ऐसा करो इसमें से, या फिर रहने दो, माइनस E3 माइनस VAB बटा R3 लिखेंगे। IN के बदले क्या लिखेंगे, प्लस EN माइनस VAB बटा R इक्विवेलेंट लिखेंगे, RN इक्विवेलेंट लिखेंगे, नहीं सॉरी RN लिखेंगे। ऐसा देख लेते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं यहां तक, हाँ दिखा तो दे रहा। अब क्या करेंगे, इसके बाद सबका तोड़ देंगे, समझ रहे हैं ना, सबका जो ये बटा है उसको तोड़ देंगे। यहां तक ठीक है, मेरे को भी यहां तक ठीक होना चाहिए। इसको क्या, सबका बटा को तोड़ देंगे, तोड़ दीजिए, क्या मिला, क्या लिखेंगे, E इक्विवेलेंट बटा R इक्विवेलेंट लिखेंगे, E इक्विवेलेंट बटा R इक्विवेलेंट माइनस VAB बटा R इक्विवेलेंट, ये लिखेंगे, तोड़ दिया हमने कोष्ट को, बराबर E1 बटा R1, E1 बटा R1 माइनस VAB अब बटा R1,
ये हो गया। इसको तोड़ दीजिए, E2 बटा R2 माइनस VAB बटा R2, इसको तोड़ दीजिए। इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस मिलेगा, माइनस E3 बटा R3 माइनस VAB अब बटा R3 हो जाएगा। इसको तोड़ दीजिए तो EN बटा RN EN बटा RN माइनस VAB बटा RN हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक पहले आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए अगर आप सही सही दिखाई दे रहा है सब तो। हाँ दिखाई दे रहा। कहानी क्लियर है। अनेक सेलों को मिला करके पहले हम एक सेल बना लिया। अब एक सेल बनाने के बाद इन सब का EMF के बदले एक इक्विवेलेंट EMF मान लिया। इन सब का इंटरनल रेसिस्टेंस के बदले एक इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस मान लिया। टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा क्योंकि इक्विवेलेंट EMF है, इक्विवेलेंट सेल है। करंट सब मिलके जो दे रहा है अकेला करंट यह देगा, तो I बराबर I1 प्लस I2, ये IN हो जाएगा। अब जो इक्विवेलेंट सेल बनाया यहाँ से करंट I का मान निकाल लीजिए, फिर सेल 1 से I1 निकाल लीजिए, सेल 2 से I2 निकाल लीजिए, सेल 3 से I3 निकाल लीजिए, सेल N से IN निकाल लीजिए। सब में से I का मान निकल गया तो इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। सारा कोष्ट को क्या कर दीजिए, तोड़ दीजिए। सारा कोष्ट को तोड़ दिया। अब इसके बाद काम करते हैं। सारा कोष्ट को तोड़ दिया। अब देखिए क्या करेंगे इसके बाद, क्या करेंगे इसके बाद, सब में से क्या करिए, VAB को कॉमन लीजिए। सब में से क्या करिए, VAB को कॉमन लीजिए। तो क्या लिखेंगे, E इक्विवेलेंट बटा R इक्विवेलेंट माइनस VAB बटा R इक्विवेलेंट बराबर E1 बटा R1, E1 बटा R1 प्लस E2 बटा R2 प्लस में नहीं है माइनस E3 बटा R3 प्लस EN बटा RN को एक साथ ले आइए। E1 बटा R1 प्लस E2 बटा R2, चूंकि तीसरा सेल उल्टा था तो क्या लिखाएगा, माइनस E3 बटा R3 अब प्लस चौथा सेल एनवा सेल क्या था, सीधा था, तो क्या लिखाएगा, EN बटा RN लिखा गया। और सभी में से क्या करेंगे, माइनस VAB को कॉमन कर लीजिए। तो माइनस VAB को हमने कॉमन कर लिया। क्या बचा कोष्ट में, इसमें बचा 1 बटा R1, 1 बटा R2, 1 बटा R3, 1 बटा R3, 1 बटा RN बचा। तो माइनस VAB कॉमन किया तो क्या बचा, 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 और माइनस 1 बटा R3 थोड़े लिखाएगा, वो तो आपने जो है माइनस VAB कॉमन कर ही लिया है ना। यहाँ पर देखो माइनस VAB तो कॉमन कर ही लिया है। तो 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 अब प्लस 1 बटा RN लिखाएगा। ये बताओ किसके बदले हुआ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बदले हुआ कि नहीं हुआ। 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 प्लस 1 बटा R4 प्लस 1 बटा I5 प्लस 1 बटा RN किसके बदले होता है, 1 बटा R इक्विवेलेंट के बदले होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे,
ई इक्विवेलेंट अब बटा आर इक्विवेलेंट माइनस भी ए बी अब बटा आर इक्विवेलेंट बराबर E1। इसको ऐसे लिखो, देखो इसको पहले ऐसे लिखो, देखो तो चूंकि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/Rn, इस सब के बदले हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में यही तो फार्मूला होता है प्रतिरोधों का। तो इन सब के बदले क्या लिखेंगे हम, 1/R इक्विवेलेंट। तो क्या मिला अपने को, E इक्विवेलेंट बटा R इक्विवेलेंट माइनस VAB बटा R इक्विवेलेंट बराबर E1/R1 प्लस E2 बटा R2 माइनस E3 बटा R3 प्लस EN बटा RN। अच्छा, अब माइनस VAB अच्छा देखो 1/R1 प्लस 1/R2 इन सब के बदले का लिखेंगे 1/R इक्विवेलेंट, तो बटा में क्या लिखा जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट। अब देखो VAB बटा R इक्विवेलेंट माइनस में इधर भी है, अब बराबर किधर भी देख लो, VAB बटा R इक्विवेलेंट माइनस में इधर भी है, दोनों साइड सेम हो गया, इससे ये कट गया, तो क्या आंसर मिल गया हमको, E इक्विवेलेंट बटा R इक्विवेलेंट बराबर E1 बटा E2 प्लस E1 बटा R1 प्लस E2 बटा R2 प्लस E3 प्लस नहीं माइनस E3 बटा R3 अब प्लस EN बटा RN मिल गया n सेलों के लिए। तो हम तो n सेल पर प्रूफ कर दिए, कोई संख्या नहीं है, 2 सेल के लिए भी ऐसे कर सकते हैं, इससे हल्का में हो जाएगा। आपको तो यहाँ पर I1 प्लस I2 ही मिलेगा, बस I1 मिलेगा I2 मिलेगा, उसी का वैल्यू यहाँ पर भरेंगे, केवल I1 I2 का वैल्यू भरेंगे, ऐसे ही सोल्व करके बराबर करके काट देंगे। ठीक है, तो ये था पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेलों का समांतर क्रम समूहन। तो याद रखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 ऐसे रहेगा। अगर कोई सेल में उल्टा करंट जाएगा तो उसका EMF माइनस में रहेगा। और सॉरी हमने गलती बोल दिया, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो है समतुल्य विद्युत वाहक बल या इक्विवेलेंट EMF बराबर क्या होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 होगा प्लस E5 होगा, जहां तक जाए। सीरीज कॉम्बिनेशन में श्रेणी क्रम में, सीरीज कॉम्बिनेशन में मतलब श्रेणी क्रम में E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 लिखना है। लेकिन अगर कोई सेल में उल्टा करंट जा रहा तो क्या होगा, उसका वैल्यू माइनस में होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, E1 बटा R1 प्लस E2 बटा R2 प्लस E3 बटा R3 प्लस E4 बटा R4 प्लस E5 बटा R5 ऐसे जाता है अनंत तक। अगर कोई सेल में उल्टा करंट जाएगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये था कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इसके बाद पढ़ते हैं किरचॉफ लॉ। क्या पढ़ेंगे इसके बाद, किरचॉफ का नियम देखेंगे।